नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं भीष्म शाहनी की कहानी अमृतसर आ गया। भीष्म शाहनी का जन्म रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में एक हैं। जब भारत पाकिस्तान विभाजन हो रहा था, ये उस समय पूर्व अवैतनिक यानी इनको कोई वेतन प्राप्त नहीं होता था। ये बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करते थे। ये शिक्षक थे और शिक्षक होने के साथ साथ ये व्यापार भी किया करते थे। विभाजन के बाद उन्होंने भारत आकर समाचार पत्रों में लिखने का कार्य किया, यानी समाचार पत्र लिखने लगे, लेखक बन गए। भीष्म शाहनी को हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अंग्रेजी लेखक माना जाता है। ये अंग्रेजी लेखक थे प्रेमचंद की परंपरा के। तो इनकी एक प्रसिद्ध कहानी है जो अमृतसर आ गया। इस कहानी के बारे में, कहानी के प्रमुख पात्र, कहानी की समीक्षा, महत्वपूर्ण कथनों का हम अध्ययन करेंगे कि भीष्म शाहनी की जो कहानी है अमृतसर आ गया कौन से संग्रह में प्रकाशित है। यह पटरियाँ संग्रह में प्रकाशित है। सन 1973 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ था। तो इस कहानी में, संग्रह में कौन कौन सी कहानियाँ संग्रहित हैं? पटरियाँ, अमृतसर आ गया, ललक, नया मकान, तस्वीर, मौका परस्त, जख्म, पैरों का निशान, अभी तो मैं जवान हूँ, रास्ता, इंद्रजाल, डोरे, ढोलक, भगोड़ा, है ना। ये सभी कहानियाँ पटरियाँ संग्रह में संग्रहित हैं। इस जो अमृतसर आ गया कहानी है, इसका मूल प्रतिपाद्य विषय क्या है, इसके बारे में। यह कहानी मैं शैली में लिखित है। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय बढ़ती सांप्रदायिक नफरत को एक चलती रेल के डिब्बे के भीतर की घटनाओं में व्यक्त करती है यह कहानी। सांप्रदायिक तनाव की विषय वस्तु, उस समय जब तनाव चल रहा था तो उस समय लेखक ने वहाँ परिस्थितियों का किस प्रकार वर्णन किया है उसका हम अध्ययन करेंगे। विषय वस्तु भाईचारे एवं मानवीय रिश्तों में एक टूटन दिखाई पड़ती है। विभाजन हो रहा था तो सभी को अपने अपने देश जाने की ललक थी, तो उस समय यह कहानी लिखी हुई। शुरू में खुशनुमा माहौल, बाद में वातावरण भयाक्रांत हो गया। शायद सबको दंगों की आहट थी। दंगे हुए थे भारत पाकिस्तान विभाजन के समय, उस समय लिखा उन्होंने। तो कहानी में जो स्थान हैं वो कौन कौन से स्थान हैं? पेशावर, बम्बई, वजीराबाद, दिल्ली, अमृतसर, हरवंशपुरा, जिसके निकल जाने पर बाबू को लगा कि खतरा टल गया है। ये सारे स्थान निकल गए, उसके बाद लगा कि खतरा टल गया है, पर ऐसा नहीं हुआ था। कहानी में मुख्य पात्र कौन से हैं? स्वयं लेखक जो ये कहानी लिख रहे हैं, लेखक द्वारा ट्रेन यात्रा का विवरण जिसमें विभाजन की त्रासदी के दरमियान भय और आतंक का माहौल है, वह कहानी में चित्रित किया गया है। वातावरण में भय और आतंक के बीच दो धर्मों संप्रदायों के बीच अविश्वास का माहौल है। हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था, उस समय यह कहानी लिखी गई। एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश। दोनों में अपने अपने जोश थे। लेखक द्वारा पूरे वातावरण का यथार्थ, सजीव, मार्मिक एवं संवेदनशील चित्रण किया गया है। लेखक स्वतंत्रता दिवस का समारोह देखने दिल्ली जा रहा था। कहाँ जा रहे हैं? स्वतंत्रता दिवस का समारोह देखने दिल्ली जा रहे हैं वो। दुबला बाबू, पात्र दूसरे कौन है? दुबला बाबू हैं। लेखक कथावाचक का सहयात्री जो लेखक को संभवतः पेशावर का जान पड़ा। यात्री है, ट्रेन में सफ़र कर रहा है उसके साथ, और वो उसको पेशावर का महसूस हो रहा है कि वहाँ का रहने वाला है, उसे वहाँ का लग रहा है। ट्रेन में मौजूद पठानों द्वारा इसका बार बार मजाक उड़ाया जा रहा था। ट्रेन में एक हिंदू महिला है, पर पठानों द्वारा लात जमाए जाने
और उसके परिवार को ट्रेन से उतरने पर विवश करने का दंश उसके मन में गहरे बैठ जाता है कि किस प्रकार ट्रेन से उतारा गया उसके परिवार को। अपना इलाका शुरू होते ही दुबला बाबू अपने काबू से बाहर आ जाता है और पठानों पर चिल्लाने लगता है। बदले की भावना में एक अधेड़ उम्र के मुस्लिम को वह मार देता है। डिब्बे में 3 पठान हैं। पश्तो में दुबला बाबू से बात करते समय उसका मजाक उड़ाते हैं। अपने क्षेत्र में पठानों के मन का तनाव ढीला था। हिंदू मुस्लिम दंगों की बात की जा रही है कहानी में कि किस प्रकार एक दूसरे के धर्म को लोग क्षति पहुंचा रहे हैं, उन व्यक्तियों को ट्रेन से उतार रहे हैं और उन्हें मार भी रहे हैं। गौण पात्र हैं इसमें सरदार, जो लाम के दिनों में वर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके हैं। विनोद प्रिय हैं, अधिकतर कोई बात कह खीखी कर के हंसता है। पठान और दुबला बाबू को लड़ने से वह रोकता है। कौन? सरदार। बुढ़िया है एक, जो नेक दिल है। ट्रेन में मुसाफिर को उतारे जाने पर मार्मिक अपील करती है कि उसे मेरे पास बैठने दो। भिस्ती दंगों के बीच की यात्रियों को पानी पिलाने आता है। महज एक ही बार इसका जिक्र हुआ है कहानी में। तो इस कहानी की जो समीक्षा है वो हम देखते हैं। इस कहानी के पात्रों का परिचय प्रतिपाद्य विषय पढ़कर हम इतना तो समझ गए हैं कि किस प्रकार की कहानी है और क्या है कहानी में। अमृतसर आ गया कहानी की जो समीक्षा है, भीष्म साहनी द्वारा लिखित कहानी है। यह भारत के विभाजन के परिदृश्य पर लिखी गई है। कहानी में शरणार्थियों के एक समूह का पाकिस्तान से भारत के सीमावर्ती शहर अमृतसर की ओर यात्रा के दौरान की भयावहता और विनाश का वर्णन है। कहानी में सांप्रदायिक डर, तनाव, दहशत निरंतर विद्यमान रहते हैं। कहानी की घटनाओं में कहीं भी स्पष्ट रूप से दंगे नहीं होते, लेकिन दंगों के दौरान विकसित मानसिकता, तनाव पूरी कहानी में गहराई से रहता है। दंगे नहीं हुए हैं पर उसका जो डर व्यक्ति के मन में बैठ गया है वह पूरी ही समय रहता है। कहानी सांप्रदायिक सोच और तनाव को पूरी गहराई और मार्मिकता से सामने लाती है। जब विभाजन की बाद के दंगे समाप्त हो गए तो एक बात उभर कर सामने आई कि इन दंगों में गरीब शोषित वर्ग को ही भारी नुकसान उठाना पड़ा। समृद्ध वर्ग पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। कहानी विभाजन के बाद के संदर्भ को रेखांकित करती है, जब पंजाब में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। लोग अपना घर बार छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहते थे। गाड़ी में सफ़र करने वाले देखते हैं कि शहर में आग लगी है और लोग भाग रहे हैं। भीष्म साहनी इन आतंकग्रस्त स्थितियों का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि मुझे लगा कि जैसे मैं अपने अपने स्थान पर बैठे सभी यात्रियों ने अपने आस-पास बैठे लोगों का जायजा ले लिया है। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान अपने 2 साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। गाड़ी के वजीराबाद पहुंचते ही पठान आश्वस्त हो जाते हैं और हिंदू सिख आतंकित उनके एरिया में पहुंच जाती है गाड़ी। वो अपने अपने धर्म के अनुसार विभाजित हो गए, अपने अपने लोगों के पास वो बैठ गए और जो एक स्थान है वजीराबाद, वहाँ पहुँचते ही वो आश्वस्त हो जाते हैं कि चलो हम निश्चिंत हैं, अब हमें डर नहीं है। और हिंदू और सिख डर जाते हैं, आतंकित हो जाते हैं। इसी स्टेशन पर पठान हिंदू परिवार को धक्के देकर गाड़ी से नीचे उतार देते हैं, लेकिन अमृतसर आते ही हिंदू आश्वस्त हो जाते हैं और पठान आतंकित। यानी जिसका स्टेशन आता है धर्म का, वह वहाँ पर जाके निर्भीक हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं, और जिनका नहीं होता वह डरने लगते हैं मन ही मन। उस डिब्बे को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। कहानी में सांप्रदायिक सोच का एक धरातल तब देखने को मिलता है जब गाड़ी वजीराबाद रेलवे स्टेशन से निकलती है और पठानों की अंतः चेतना में हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान विकसित मानव तनाव मौजूद है। इसलिए वे एक और दुबले पतले बाबू का उपहास करते हैं। कहानी में वजीराबाद प्रतीक है मुस्लिम बहुल इलाके का। मुस्लिम इलाका है वजीराबाद, वो इसका प्रतीक है।
और सांप्रदायिक सोच का तथा अमृतसर प्रतीक है। हिंदू बहुल इलाके और सांप्रदायिक सोच का ये दोनों धरातल अपने उग्रतम और क्रूरतम रूप में सांप्रदायिक सोच को उभारते हैं, जो कहानी की सबसे बड़ी शक्ति है। पूरी कहानी में सांप्रदायिक तनाव मौजूद रहता है, कभी पठानों की सोच और हिंसा के रूप में, तो कभी बाबू की सोच और उसकी हिंसा के रूप में। दरअसल अमृतसर आते ही दुबले पतले बाबू में अचानक ऊर्जा और शक्ति का आ जाना हमारी सामूहिक सोच और सामाजिक स्थितियों का द्योतक है। यानी उसका अमृतसर आ गया पंजाब का, तो उसमें जान आ गई, वह उसमें हिम्मत आ गई अपने एरिया में आते ही। सांप्रदायिकता का जहर सामूहिक शक्ति बनकर हमारी चेतना का नाश करता है और मनुष्य को विवेकहीन बनाता है। सांप्रदायिक मानसिकता का जितना गहरा और सूक्ष्म चित्रण भीष्म शाहनी जी की कहानियों में देखने को मिलता है, उतना शायद किसी अन्य कथाकार की कहानियों में नहीं। जितनी सहज और सरल भीष्म शाहनी जी की कहानी है, उतनी सहज और सरल कहानी का शिल्प भी है। इस कहानी की भाषा सहज, सरल तथा पात्रों की मानसिकता और परिवेश पात्र के अनुकूल है। पात्रों की जो मानसिकता है, उसके जिस प्रकार के पात्र हैं, उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। उनकी किस प्रकार की मानसिकता है, उस मानसिकता के अनुसार ही शब्दों का चयन भी किया है कहानी में भीष्म शाहनी जी ने। भीष्म शाहनी जी ने पंजाब के परिवेश से इस कहानी की संवेदना का चुनाव किया है। कहानी के प्रमुख पात्र 3 पठान हैं। पठानों की भाषा जो भीष्म शाहनी जी ने बहुत सहजता और आत्मीयता से उनके संवादों में समाविष्ट किया है। संवादों के माध्यम से भीष्म जी ने पठानों की सहजता, सरलता, जीवंतता और विनोदप्रियता की ओर संकेत भी किया है। कहानी में जब डर और भय से संबंधित संदर्भों के प्रसंग का संकेत करना होता है, तो भीष्म शाहनी तदनुसार शब्दों का चुनाव करते हैं। छोटे व सारगर्भित शब्दों के माध्यम से डर और भय की मानसिकता को उजागर करते हैं। कहानी की कथा सीमित होते हुए भी कहानी का परिवेश अत्यंत व्यापक और विस्तृत है। अंततः कहा जा सकता है कि यह कहानी हमारे समय में सबसे ज्वलंत प्रश्न को उठाती है। जहाँ तक सांप्रदायिकता का प्रश्न है, यह कहानी अत्यधिक महत्वपूर्ण, विशिष्ट और प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में सांप्रदायिक शक्तियाँ बहुत तेजी से सक्रिय हो गई हैं। आज फिर सांप्रदायिक सोच हमारे सामने एक विकराल रूप में है। असहिष्णुता, संवेदनशीलता तथा संकीर्णता हमारे समाज में फिर से व्याप्त हो रही है। कहानी में उन्होंने धर्मों को विभाजन किया है कि किस प्रकार व्यक्ति अपने धर्म के पास अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है ना। सीट जो ट्रेन में सहयात्री होते हैं, वो अपने अपने धर्मों के लोगों के पास बैठ जाते हैं और अपने एरिया का जब अपना उनका वजीरावाद है, तो वो उनको भय उनका मुक्त हो जाते हैं। और जिस तरह अमृतसर आता है, तो वहाँ पर वो आतंकित हो जाते हैं, उन्हें डर लगने लगता है। कहानी के प्रमुख उद्धरण है ना, कि कहानी के प्रमुख कथन कौन कौन से हैं, प्रमुख उद्धरण जो परीक्षाओं में कई बार आए भी हैं। उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है हम किसी छुटपुटे जी रहे हैं। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झुटपुटे में जान पड़ता है। जो जो भविष्य के पट खुलते जाते हैं, यह झुटपुटा और भी गहरा होता चला जाता है। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहब बम्बई में ही रहेंगे या फिर पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे, और मेरा हर बार यही जवाब होता, बम्बई क्यों छोड़ेंगे। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक रहेगा और कौन सा गलत। एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था, तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे, कौमी आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थीं। इसी पृष्ठभूमि में लगता है देश आज़ाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में झुटपुट में आज़ादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी, और साथ ही
अनिश्चय भी डोल रहा था। इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती थी। जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता रहे, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते रहते हैं। पर एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता है और वह मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता है, नहीं है जगह, अगले डिब्बे में जाओ, घुसे आते हैं। अगर ट्रेन में जगह नहीं होती, व्यक्ति आता है तो यही सोचता है कि इसमें नहीं आए, दूसरे डिब्बे में जाएं। बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है। बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। उन्होंने उसका परिवार ट्रेन से नीचे उतार दिया तो उनके लिए संवेदना व्यक्त कर रही हैं कि तुम लोगों ने बहुत बुरा किया है, तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची उनके साथ थी। बेरहमो, तुमने बहुत बुरा किया है। धक्के देकर उतार दिया उन लोगों को। शहर में आग लगी थी। बात डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई और वे लपक लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे। जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया। मैंने घूमकर डिब्बे के अंदर देखा। दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया और माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आसपास के बैठे लोगों का जायजा ले लिया है। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान अपने 2 साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। डिब्बे में तनाव आ गया। लोगों ने बतियाना बंद कर दिया आतंक के डर से। डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी विभत्स मुद्राओं को देखकर लगता डिब्बा लाशों से भरा है। आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद।